आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देखेंगे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, तो जैसे कि उसके पहले समझ लेना है हमें कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। ठीक है, तो दो टर्म यहाँ पर आते हैं, एक है कॉन्ट्रासेप्शन और एक होता है कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन का मतलब ये होता है कंसीव करना, टू कंसीव। कंसीव बोले तो कंसीव करने का मतलब प्रेग्नेंट होना। ठीक है, टू बी प्रेग्नेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेग्नेंट होने को कंसीव करना या फिर कॉन्सेप्शन। ठीक है, कॉन्सेप्शन का मतलब होता है टू बी प्रेग्नेंट और इसी को कहते हैं हम लोग टू कंसीव करना, बेबी को कंसीव करना। ठीक है, और इसका ठीक उल्टा, जैसे कि कॉन्सेप्शन है और ये कॉन्ट्रासेप्शन है, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेगनेंसी। ठीक है, तो प्रिवेंशन फ्रॉम, इसको हम लोग कहेंगे क्या, कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन क्यों जरूरी है, जैसे आप लोग जानते हैं कि यहां पर इंडिया के अंदर में या फिर हम लोग बात करें पूरे वर्ल्ड के अंदर में, तो पॉपुलेशन जो है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन ही जो है हमारे बिल्कुल भी जितने भी बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इस वर्ल्ड के अंदर में, चाहे कि वो पॉल्यूशन की हो, चाहे कि रिसोर्स के लिमिटेड होने की हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट और बाकी जितनी भी चीजें हैं, उन सभी चीजों के लिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की वजह से हमें बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स ढूंढने पड़ते हैं। अब आप कहोगे कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स ढूंढने ही क्यों हैं, है ना। सिंपल सी बात है कि सेक्सुअल एक्ट में हम लोग पार्टिसिपेट ही ना करें, सेक्स करें ही नहीं, तो उसकी वजह से बच्चे नहीं होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो सेक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहां पर बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होता है, वो डिजायर के लिए भी कई बार किया जाता है, इच्छा के लिए, ठीक है, प्लेजर के लिए यहां पर सेक्स होते हैं। तो यहां पर जो बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिसकी वजह से, यानी कि यहां पर इंटरकोर्स हो भी और साथ ही साथ इंटरकोर्स के साथ साथ वहां पर बच्चे पैदा होने के चांसेस भी ना हो, मतलब कंसीव करने के चांसेस कम से कम हो जाए या फिर नहीं हो जाए। तो ऐसे कुछ मेथड्स जिसके अंदर में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जिस मेथड्स का यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। इसके अंदर में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग वाले पोजीशन के अंदर में, स्टार्टिंग के एक दो पेजेस में आपको मिलेगा कि हाँ पॉपुलेशन पहले कितनी थी, 2011 में कितनी होगी, तो वो सब डेटाबेस फैक्ट्स हैं। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए स्कूल में, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आप लिखेंगे, आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि चीजें क्या कुछ लिखी हुई हैं। हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, है ना, सोसाइटी के अंदर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और सेक्सुअली एक्टिव या सेक्सुअली हेल्दी पर्सन किसको कहते हैं, तो वो कुछ छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं। हम लोग मेन जो हमारा ये जो चैप्टर है वो इस टॉपिक पे फोकस करता है, इस बात पे फोकस करता है कि कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हैं, क्या जो रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले जो डिजीजेस हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं, या फिर उन डिजीजेस वो कौन कौन से होते हैं, उनके क्या कुछ चीजें होती हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, है ना, सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। तो उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर में बात करने वाले हैं। लिखेंगे, आप चाहे तो ये पहले लिख लेना, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कॉन्सेप्शन के अंदर में डिफरेंस क्या होता है, और फिर उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसी के अंदर में कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, इसे जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बात करते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होगा, मतलब जिन भी हम चीजों का यूज करने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स का जो हम यूज करने वाले हैं, तो वो अगर आइडियल कंडीशन में देखा जाए तो उसके पास क्या कुछ खूबियां होनी चाहिए, क्या कुछ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो किस टाइप का होना चाहिए, तो कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, है ना, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड या कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मतलब क्या हुआ, वही अगेन कि जो ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी टेक्निक जिसकी वजह से हम लोग प्रेगनेंसी से बच सकें, उसको हम लोग कह रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है वो कैसा होना चाहिए, तो इजीली अवेलेबल होना चाहिए, पहली बात, क्योंकि अगर इजीली अवेलेबल होगा, पहले आपको बताया कि अगर ये आसानी से अवेलेबल होंगे
तो ही लोग इसको यूज करना पसंद करेंगे, वरना तो ये जो होते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का कौन झंझट पालने जाता है। आपको जैसे पहले बताया कि जो सेक्सुअल एक्ट होता है, जो सेक्सुअल मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो मोस्टली डिजायर पर्पस के लिए किया जाता है यहां पर। तो डिजायर पर्पस के लिए जब डिजायर पर्पस की बात आती है तो वहां पर इन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज करने से लोग कतराते हैं, लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिजायरेबल एक्ट मतलब सेक्सुअल एक्ट पर कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। तो उस चीज को लोग अवॉइड करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। तो आप जितनी आसानी से अवेलेबल करवा पाएंगे और इजी टू यूज, जितना भी वो आसानी से यूज करने लायक होगा तो ही लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इजी टू यूज होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल होना चाहिए, साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल होना चाहिए। अगर साइड इफेक्ट होगा तो लोग उसको यूज भी नहीं करेंगे, है ना, नेग्लिजिबल साइड इफेक्ट। और आसानी से मतलब आपके बगल में केमिस्ट शॉप पे या फिर जो आसपास के मेडिकल शॉप्स होते हैं वहां पर अवेलेबल होना चाहिए, यूज करने में ज्यादा आसान होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए कि जब मर्जी हो हमने उसको रिवर्स कर लिया, ठीक है। और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली कि लोग उसको आसानी से यूज भी कर सके। यूजर फ्रेंडली का मतलब ऐसा नहीं कि यूजर फ्रेंडली कहने का मतलब क्या कि लोग उसको जब चाहें वो खुद से भी यूज कर सकें। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर के पास जाना पड़े और फिर उससे ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करवाना पड़े। हालांकि कुछ ऐसे भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, आगे हम लोग बात करेंगे, जो कि आप खुद से यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि मोस्टली जो हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, उसके साथ साथ ये इफेक्टिव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि काम कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए काफी ज्यादा, ठीक है। अगर इफेक्टिव होगा तो ही वो चीजें काम करेंगी। और उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लें कि इसको इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, डू नॉट इंटरफेयर विथ, इसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए सेक्सुअल डिजायर के साथ, सेक्सुअल डिजायर या सेक्सुअल एक्ट, है ना। तो सेक्सुअल एक्ट के साथ अगर वो इंटरफेयर करेगा तो लोग उसको यूज नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारे जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होते हैं मोस्टली वो डिजायर पर्पस के लिए होते हैं, और डिजायर पर्पस के लिए अगर उसके बीच में अगर वो हिंड्रेंस कॉज कर रहा है, उतनी मतलब कंफर्टेबल अगर व्यक्ति को अगर नहीं फील हो रहा है, ठीक है ना, और सेक्सुअल एक्ट के साथ सेक्सुअल डिजायर के साथ अगर कुछ ना कुछ हिंड्रेंस वो कर रहा है या इंटरफेयर कर रहा है सेक्सुअल डिजायर में, तो लोगों को मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा तो वो लोग इसको यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो जाती है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसा होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं, जनरल से सिंपल से पॉइंट्स हैं, आप इसे भी जल्दी से नोट डाउन करते चलेंगे। अब बात करते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में कि कौन कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले हो जाता है नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल में कहते हैं, जो पहले से काफी टाइम से चला हुआ आ रहा है। फिर बात करते हैं बैरियर की, बैरियर मेथड होता है जहां पर एक्चुअल में फिजिकल कोई एक चीज होती है जिसको बैरियर लगा दिया जाता है ताकि स्पर्म जो है वो कांटेक्ट में ना कर सके, कांटेक्ट ना कर सके ओवम के साथ। बाकी बात करेंगे सभी के बारे में, डिटेल के बारे में। आईयूडीज होते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अगर आप चाहें तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये होगा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, तो ये आईयूडीज होती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं, पिल्स होते हैं जिनको खा लेने के बाद जो कॉन्ट्रासेप्शन है वो नहीं होता है। उसके अलावा इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि ऐसी कोई भी चीज हार्मोन्स वगैरह होते हैं जिनको इंजेक्ट कर दिया जाता है बॉडी के अंदर में या फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है स्किन के नीचे में, ताकि वो थोड़े थोड़े टाइम पर वो हार्मोन सिक्रीट करते रहते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है। और साथ ही सर्जिकल मेथड्स, कुछ सर्जिकल मेथड्स भी हैं। हालांकि सर्जिकल मेथड जो है वो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की कैटेगरी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम लोग बात करेंगे सभी के बारे में डिटेल में। तो आगे फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या कुछ चीजें काम करती हैं। आप इसे जल्दी से नोट डाउन करेंगे और इस टॉपिक के अंदर में आज हम लोग इसी सभी के बारे में बारी बारी से बात करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेथड नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड के बारे में। नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर में क्या किया जाता है कि अवॉइड किया जाता है, अवॉइडिंग द चांस स्पर्म मीटिंग। यहां पर ओवम को स्पर्म से मीट नहीं होने दिया जाता है। पहला तो तरीका मतलब यही होता है कि इसके अंदर मैकेनिज्म जो होता है कि वो कैसे भी करके ओवम को स्पर्म से मीट हम लोग नहीं होने देते हैं। क्योंकि ये एक नेचुरल मेथड है, यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर में कोई भी हम लोग हार्मोन का यूज नहीं कर रहे हैं, किसी दवाई का यूज नहीं कर रहे हैं, पिल्स का यूज नहीं कर रहे हैं, इंजेक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं, सर्जरी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसी भी चीज का यूज नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। तो इसी वजह से इसके अंदर में क्या होता है कि साइड इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, साइड इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन इसके फेलियर के चांसेस
चांस ऑफ फेलियर जो होगा वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन पॉइंट्स के बारे में। अभी वापस से रिटर्न होके आएंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि क्या है इसके अंदर में, क्या कुछ चीजें कैसे हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि यहां पर 3 चीजें आती हैं। ये जो नेचुरल मेथड है या फिर ट्रेडिशनल मेथड है, ये 3 टाइप का यहां पर हो सकता है। कौन कौन से टाइप का हो सकता है? तो सबसे पहले बात करते हैं पीरियोडिक एब्सिनेंस के बारे में। पीरियोडिक एब्सिनेंस, यहां पर सबसे पहले बात कर रहे हैं पीरियोडिक एब्सिनेंस के बारे में। पीरियोडिक एब्सिनेंस नाम से पता चल रहा है कि पीरियोडिक, पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एब्सिनेंस, एब्सेंट होना, यानी कि कहने का मतलब यह है कि कुछ जब आपने जब पिछले चैप्टर के अंदर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा था तो वहां पर हमने देखा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा होता है जहां पर ओवम नहीं हो रहा होता, मतलब नहीं होता है उस वक्त पे, प्रेजेंट नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte जो है वो ओवम के फैलोपियन ट्यूब के अंदर में, ओविडक्ट के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है। तो उस वक्त पे अगर स्पर्म चला भी आता है तो वहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आप जैसे ऐसे समझ लो कि यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्मली 0 से लेकर यहां पर 28 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। 14 डेज पर हो रहा है क्या? अपना ओवुलेशन। तो ओवुलेशन यहां पर हो रहा है और ओवम कितने दिनों तक रहता है? यहां पर 1 दिन तक। ठीक है, तो अब आप ऐसा समझ लें यहां पे कि चीजें ये हो रही हैं, इस तरीके से काम कर रही हैं कि 0 यहां पर हो रहा है ओवुलेशन, मतलब कि अगर फर्टिलाइजेशन हमको करना होगा तो सेक्सुअल इंटरकोर्स कौन से दिन पे होना चाहिए? 14th डे पर, मतलब जिस दिन से ब्लीडिंग खत्म हुई वो 4-5 दिन बीत चुका है और उसके 10 दिन के बाद अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। जो पेरेंट्स, जो कपल्स अगर कंसीव करना चाहते हैं, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स वो करते हैं ताकि यहां पर ओवुलेशन उस वक्त पे चूंकि हुआ रहता है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रेग्नेंट होने के फीमेल के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन इसी चीज का हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? पीरियोडिक एब्सिनेंस के अंदर में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी इसको यूज किया जाता है। कैसे? तो आप मानकर चलें कि यूजुअली तो हम लोग क्या करें कि 28 या 29 डेज का होता है। अब अगर 29 डेज का भी होगा, आप याद करो कि मैंने आपको बताया था कि ये प्री ओवुलेटरी पीरियड था 14 डेज से पहले का, और 14 डेज के बाद का जो होता था वो पोस्ट ओवुलेटरी पीरियड था। पोस्ट ओवुलेटरी फेज हमेशा 14 डेज का होता है, आपको याद होगा। ये 14 डेज से कम या ज्यादा नहीं हो सकता है। इवन किसी फीमेल के अंदर में अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज का भी हो जाए, अगर गड़बड़ हो जाए, हार्मोनल इंबैलेंस होके कुछ भी हो जाए, तो 35 डेज का भी हो जाए, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 35 डेज से अगर माइनस कर दें तो 21 डे आता है, 21st डे, तो 21 दिनों से लेके 35 दिनों तक के बीच में ही वहां पर, मतलब ओवुलेशन किस दिन पे हुआ होगा? 21st डे पर। तो 21st डे पर होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 दिनों का हो जाएगा। अगर 7वें दिन ही अगर हो गया तो यहां पर मतलब 21 दिन का ही अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल, अगर 21वें दिन ही ब्लीडिंग शुरू हो गई तो इसका मतलब ओवुलेशन कब हुआ होगा? 7वें दिन पे हुआ होगा। मतलब जो नया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो शुरुआत हो रही है और उसके पहले उन दोनों के बीच में ये 14 डेज फिक्स होता है। आप यहां पर कम या ज्यादा हो सकता है क्योंकि किसी फीमेल के अंदर में 28 या 29 डेज का होता है, किसी के अंदर में कभी 30 दिन 32 दिन भी हो जाता है, कभी 25-26 दिन का भी हो जाता है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि कई बार हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, टेंशन होता है ना, खान पान किस तरीके का है, कौन से एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डिपेंड करता है उन फैक्टर्स पे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो कितने दिनों का होगा। लेकिन ये रेयर कंडीशन की बात हो रही है, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यूजुअली जो है वो 28 से 29 डेज का होगा। अब अगर ऐसा है 28 से 29 डेज का होगा तो हम लोग पकड़ के चलते हैं कि 14वें दिन यहां पर ओवुलेशन होता है। अब अगर 14वें दिन ओवुलेशन हो रहा है तो हम अपने सेफ्टी के लिए ऐसा मान के चलते हैं, हम 1-2 दिन पहले रख लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसा समझो कि अगर 14वें दिन भी एक स्पर्म आया तो उसको फर्टिलाइज कर जाएगा, लेकिन अगर एक दिन पहले भी स्पर्म आया होगा तो स्पर्म भी तो 1 से 2 से 3 दिनों तक रह जाता है। तो इसका मतलब स्पर्म अगर 13वें दिन भी आया होगा या 12वें दिन भी अगर स्पर्म आया होगा तो वो वहीं पे रहेगा, और अगर ओवुलेशन हो गया तो भी उसको फर्टिलाइज कर सकता है क्योंकि वो 2 दिन तक तो जिंदा रहता ही है। तो हम लोग अपनी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, 12वें दिन भी नहीं, एक दिन और कम कर लेते हैं, 11वें दिन। 11 दिन से और कम कर लो, एक दिन 10वें दिन, मतलब 10वें दिन से लेके आप ऐसा समझ लो कि स्पर्म की तो बात हटा दो, सीधा सीधा हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि 10th डे जो होगा 10वें दिन से लेके, ठीक है, 10 दिन से अगर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे, होगा ही नहीं।
सीधी सी बात है ना कि 10वें दिन अगर अगर कॉपुलेशन हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और यहां पर अगर स्पर्म आ भी गया तो वो वैसे भी 2 से 3 दिनों तक रहने वाला है। उसके बाद ओवम आएगा भी तो फर्टिलाइज तो होगा नहीं, स्पर्म पहले मर चुका होगा, ओवम उसके बाद में आ रहा है। और अगर इधर मान लें कि अगर 14th डे पर ओवुलेशन हो रहा है या 20-21 दिनों पर भी अगर ओवुलेशन हो रहा है, हम ऐसा मान के चलते हैं, 20-21 दिन तो खैर वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कंडीशन होती है, लेकिन यूजुअली हम लोग ऐसा समझ के चलते हैं कि क्या हो रहा है यहां पे कि ये तो हमेशा 14 डेज का है, लेकिन हम ऐसा मान लेते हैं कि चलो 15वें दिन, 16वें दिन, 17वें दिन, हम मैक्सिमम मान लेते हैं कि 17 डेज तक, मतलब 10 दिन से लेके 10th डे से लेके 17th डे तक के बीच में इस पीरियड को बोला जाता है रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड क्या को बोलते हैं? क्योंकि इस दौरान प्रेगनेंसी का रिस्क रहता है। इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो तो प्रेग्नेंट होने के फीमेल के चांसेस जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड। बात आ रही होगी समझ में? आपको वीडियो में नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये ओवुलेशन वाला दिन है। चलिए तो इधर में अपन लिख लेते हैं, ये 17th डे, ये आपको दिख रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो डे होता है इसको बोलते हैं रिस्क पीरियड। रिस्क पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में इस टाइम ड्यूरेशन के मतलब 10वें दिन से लेकर 17वें दिन तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करें कि मिड पोस्ट ओवुलेटरी से लेके मिड प्री ओवुलेटरी फेज तक, ठीक है, मतलब इसके बाद 17वें दिन के बाद या फिर हम लोग कहें 10वें दिन के पहले अगर इधर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल होते हैं। और इसी वजह से इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं सेफ पीरियड। क्या बोलेंगे? सेफ पीरियड, क्योंकि इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स करना सेफ माना जाता है, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं, प्रेग्नेंट जो लेडी है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। लेकिन अब खुश मत हो जाना बहुत ज्यादा, बात आई समझ में? यहां पर पहले बता रखा है कि साइड इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कर रहे हैं वो कहां पे कर रहे हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं वो 10वें दिन के पहले कर रहे हैं, तो और नॉर्मल सेक्स हो रहा है यहां पर, तो कोई भी चिंता की बात यहां पर नहीं है। साइड इफेक्ट तो नेग्लिजिबल है, लेकिन चांस ऑफ फेलियर हाई होता है। आप कहोगे अब चांस ऑफ फेलियर कहां पे है? आपने तो कह ही दिया कि हाँ ये अब सेफ पीरियड है, लेकिन सेफ पीरियड इज नॉट ऑलवेज सेफ एंड रिस्क पीरियड इज ऑलवेज नॉट रिस्की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ ये रिस्क पीरियड है। अगर कोई कपल हो और उसको अगर प्रेगनेंसी करनी हो, अगर उसको कंसीव करना हो, तो ऐसा नहीं कि हाँ वो 14वें से 17वें दिन या 14th डे के आसपास में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो वो लेडी प्रेग्नेंट हो ही जाएगी, ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है। क्योंकि स्पर्म सेल भी वहां तक मूव करके जाएगा और उसको फर्टिलाइज कर ही दे, वो बाकी चांस फैक्टर की बात होती है। आपको पता है कि मिलियंस गैमेट्स यहां पर रिलीज किए जाते हैं मेल बॉडी के द्वारा, और 1 सेकेंडरी oocyte होता है, उसको फर्टिलाइज करना, वहां तक पहले पहुंचना, और वो भी सारे के सारे स्पर्म पहुंच जाएं तो ही काफी है ना। कई बार तो बहुत सारे, मतलब कई बार क्या, मोस्टली जो होते हैं वो बहुत सारे तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। फिर मेल बॉडी के अंदर में भी यहाँ पर चक्कर रहता है कि मेल बॉडी के अंदर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नेक्रोस्पर्मिया तो नहीं है, ओलिगोस्पर्मिया तो नहीं है, ठीक है, एजोस्पर्मिया कंडीशन तो नहीं है। तो ऐसी कंडीशन भी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आजकल की जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसके अंदर में बहुत ज्यादा ये सारी चीजें भी देखने को मिलती है। तो रिस्क पीरियड इज नॉट ऑलवेज रिस्की, वेयर एज एंड ऑल्सो सेफ पीरियड इज नॉट ऑलवेज सेफ। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सेफ पीरियड है तो यहाँ पे ये तो चलो ये तो सेफ है तो इधर में आराम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस जो है इस मेथड के द्वारा हम लोग नेचुरल मेथड है, इसके अंदर में कुछ भी हमको करना नहीं है, किसी डिवाइस का हम लोग यूज नहीं कर रहे, कोई हार्मोन का यूज नहीं कर रहे हैं, कोई दवाई नहीं लेनी पड़ रही है, कोई सर्जरी नहीं करानी पड़ रही है, किसी को बताना नहीं पड़ रहा है ना। आप डॉक्टर को जाके बता नहीं रहे हो कि हाँ मतलब कोई एक डिवाइस लगानी है बॉडी के अंदर में, क्या नहीं लगानी है, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो नेचुरल है, ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल का मतलब काफी समय से, लंबे समय से, पिछले जमाने में, पहले के टाइम पर ऐसा ही होता आया हुआ है, तो इस मेथड का यूज किया जाता था। आई होप बात आ गई होगी समझ में, आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। दूसरा मेथड है विड्रॉल या कोइटस इंटरप्टस। ये हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा मेथड किसके? नेचुरल वाले में ही सेकंड, ठीक है। पहला था पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और दूसरा मेथड है यहां पर विड्रॉल या फिर विड्रॉल मेथड या फिर कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है जैसे विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब बाहर निकालना। किस चीज को बाहर निकालना? पीनिस को। कहां से? वजाइना से। तो यहां पर होता यह है कि मेल पार्टनर जो होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, आप चाहे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कह लो, देखो यहां पर ना ये सारी चीजें, ये जो टर्म्स होते हैं ये सेम होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स कह लो या फिर इसको कोइटस भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में सेक्स बोलते हैं।
ठीक है। सेक्स तो अलग वर्ड हो गया यार, सेक्स का मतलब तो जेंडर होता है, या हम लोग साइंटिफिक वर्ड नहीं है ये, ठीक है। तो कोइटस हो गया, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, ठीक है, आपके सेक्स हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर बोलते हैं। कॉपुलेशन बोलते हैं, कॉपुलेशन भी बोल दिया जाता है। तो कॉपुलेशन के दौरान मतलब इस टाइम ड्यूरेशन के पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा हो, उस दौरान क्या होगा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ ना कुछ टाइम लगता है, और उन टाइम के अंदर में कि मेल जो है जब वो क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाला होता है, तो मेल जो होता है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स खत्म होने वाला होता है, तो उसी दौरान क्या होगा कि मेल बॉडी से, मेल के पीनस से क्या होता है, सीमेन इजैकुलेट होकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में इंसर्ट हो जाता है, और उस वक्त मेल को फील हो जाता है कि अब सीमेन जो है वो इजैकुलेट होने वाला है। तो आप खुद से समझो कि अगर सीमेन इजैकुलेट मतलब वजाइना के अगर अंदर में हुआ, अगर वजाइनल ट्रैक्ट के अंदर अगर सीमेन इजैकुलेट हुआ तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, लेकिन अगर वजाइना के अंदर में अगर सीमेन इजैकुलेट हुआ ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस वैसे भी नहीं है। तो यहां पर होता यह है, क्या किया जाता है कि मेल पार्टनर क्या करता है कि अपने वजाइना को विड्रॉ कर लेता है, बाहर निकाल लेता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, फीमेल वजाइना से, ताकि वो सीमेन को बाहर मतलब बॉडी के बाहर इजैकुलेट करे, ना कि वजाइना में इजैकुलेट करे। और अगर ऐसा होगा तो यहां पर क्या होगा कि कोइटस को हमने इंटरप्ट कर दिया। कोइटस का मतलब जो सेक्स हो रहा था, जो कॉपुलेशन हो रहा था, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा था, उसको इंटरप्ट कर दिया हमने, बीच में रोक दिया, ठीक है। या फिर विड्रॉल मेथड, पीनस को निकाल के, पीनस को वजाइना से बाहर निकाल के कोइटस को इंटरप्ट कर दिया गया, इसको बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। और इसकी वजह से यहां पर क्या हो जाता है कि जो इजैकुलेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, और बॉडी के बाहर अगर होगा तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस नेग्लिजिबल होंगे। लेकिन अगेन मैंने बोला कि ये नेचुरल मेथड है, और नेचुरल मेथड के अंदर में यहां पर साइड इफेक्ट 0 है, लेकिन चांस ऑफ फेलियर काफी ज्यादा है। आप कहोगे कि यहां पर चांस ऑफ फेलियर कैसे है, तो चांस ऑफ फेलियर है, आप समझो जरा कि जब मैंने आपको बताया रखा है कि पेनिस के थ्रू जब सीमेन इजैकुलेट होने वाला होता है तो उसके पहले ही प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ ल्यूब्रिकेशन यहां पर बाहर निकलता है। अब मिलियंस ऑफ मिलियंस स्पर्म हैं, ऐसा नहीं है कि स्पर्म सेल जो है वो सारे के सारे सीमेन में ही प्रेजेंट है। कई बार क्या हो जाता है कि कोई एक स्पर्म सेल वो रिप्रोडक्टिव सेक्स मतलब पीनस के अंदर में भी प्रेजेंट रह जाता है, और सीमेन तो अभी बाद में आएगा, वो पहले ही वो एक स्पर्म तो बाहर आ ही सकता है क्योंकि वो खुद मोटाइल है। तो आप समझो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जब हो रहा है, अभी इजैकुलेशन नहीं हुआ, और अगर एक स्पर्म भी पहुंच गया या हो भी गया, चलो ठीक है एक भी नहीं पहुंचा, और आपने कोइटस इंटरप्टस कर लिया, आपने इंटरप्ट कर लिया या विड्रॉल कर लिया, अगर पीनस को बाहर निकाल भी लिया, और अगर एक स्पर्म सेल भी पहुंच गया, मैंने कहा ना कि यहां पर चांसेस जो है वो बहुत कम है, मतलब मिलियंस ऑफ स्पर्म भी जा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाए ऐसा चांस कोई जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर एक स्पर्म सेल जाए वो भी उसको फर्टिलाइज कर सकता है, हो सकता है कि उसके अंदर में ही इतनी ताकत हो कि वो जाकर फीमेल गैमेट को वो फर्टिलाइज कर सके, तो होने को कुछ भी हो सकता है। तो बात ये हो रही है यहां पर कि जो एक फीमेल गैमेट है, जो एक मेल गैमेट होगा, वो मेल गैमेट क्या करेगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर में जाता है, और वहां पर जाने की वजह से वहां पर हो सकता है कि वो उसको फर्टिलाइज कर दे। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं विड्रॉल या फिर कोइटस इंटरप्टस मेथड। और कई बार ऐसा भी होता है कि मेल जो है वो उनकी टेंडेंसी होती है कि हाँ ठीक है हम अपने क्या करेंगे, पेनिस को बाहर निकाल लेंगे वजाइना से, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बाहर वजाइना से बाहर निकालते निकालते पहले इजैकुलेशन हो चुका होता है, इजैकुलेशन हो जाता है, और अगर थोड़ा भी इजैकुलेशन हो गया तो यहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो है वो मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो इसी वजह से यहां पर बोला जाता है कि फेलियर के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। लिख लेंगे इसके अंदर में कि मेल पार्टनर, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे कि मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पीनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, कोइटस इंटरप्टस या फिर विड्रॉल मेथड। सिंपल सी लाइन है, एक ही लाइन है, इसके अंदर में कुछ भी और हमें लिखना नहीं है, आप जल्दी से इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। अब बात कर रहे हैं तीसरे मेथड यानी कि लैक्टेशनल एमेनोरिया के बारे में। लैक्टेशनल एमेनोरिया आपको पहले ही बता रखा है कि लैक्टेशनल यहां पर यानी कि लैक्टेशन कराने के लिए, मिल्क फीड कराने के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए बेबी को, जो एक बार जब डिलीवरी हो जाती है, जब पार्चुरेशन हो जाता है, तो उसके बाद फीमेल बॉडी जो है वो उसके अंदर में, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपने पिछला चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यहां पर क्या हो जाता है कि एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के 6 महीने बाद तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रहा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से एब्सेंट ही होता है। यहाँ पर कोई भी गैमेट का फॉर्मेशन वगैरह नहीं हो रहा होता है, गैमेट आते नहीं है, गैमेट बनता ही नहीं है, यूट्राइन चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? तो पहली बात तो ये हो जाता है क्योंकि अभी यूट्रस जो होता है वो काफी नाजुक हो चुका होता है, क्योंकि एक अभी बेबी की डिलीवरी हुई होती है, तो बेबी की डिलीवरी जो है वो फंडस में मतलब इम्प्लांटेशन हुआ होता है, पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद जब टूट के जब वो प्लेसेंटा वाला पोर्शन और वो सब कुछ एंडोमेट्रियम वाला पोर्शन जब बाहर निकलता है तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम जाता है, पहली बात। और दूसरी बात ये मैंने आपको पहले बताया था कि फीमेल बॉडी का कोई एक पार्ट है जो मिल्क के अंदर में वो सिंथेसाइज होकर आ रहा है और वो बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो पहले तो उसके अंदर में काफी ज्यादा एनर्जी लगती है, और उसके अलावा अगर ब्लड लॉस भी अगर साथ साथ होने लग जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल होने लग जाए, तो वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी
लगेगी, ठीक है। तो एनर्जी जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर में काफी ज्यादा लग जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है कि लैक्टेशनल पीरियड जो होता है यूजुअली 6 महीने का होता है, ये लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया कंडीशन बोलने का मतलब ये होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमेनोरिया जो होता है ये होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना एमेनोरिया बोलते हैं। और ये एमेनोरिया कब हो रहा है, तो एमेनोरिया दो टाइम पर मेनली देखने को मिलता है। एक प्यूबर्टी के पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो उसको भी हम लोग एमेनोरिया कहते हैं, प्री मैच्योर एमेनोरिया। और दूसरा एमेनोरिया होता है यहाँ पर लैक्टेशनल एमेनोरिया, जो कि होता है पार्चुरेशन के बाद, यानी कि बेबी के डिलीवरी के बाद। तो उस समय सोचो कि अगर एमेनोरिया मतलब अगर कंडीशन है, यानी कि गैमेट का अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो ही नहीं रहा है, तो उस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, मतलब जो ही बेबी की डिलीवरी हो गई और उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस जो हैं, जो कंसीव के चांसेस हैं, वो काफ़ी कम होते हैं। तो वहाँ पर कोई भी हमको बैरियर मेथड और बाकी इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, पिल्स, दवाइयाँ ये सब लेने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल वो नेचुरल मेथड है, क्योंकि उस वक्त पता है कि ऑटोमेटिकली नेचुरली ही बॉडी ही क्या करती है, गैमेट ही नहीं बनाती है। और जब गैमेट ही नहीं बनाती है तो यहाँ पर कंसीव होने के चांसेस जो होते हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कोइटस यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स अप टू कितने दिनों तक, 6 मंथ्स आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक अप टू 6 मंथ कोइटस अगर होता है तो वहां पर मतलब कंसीव होने के चांसेस जो हैं वो काफी कम होंगे। क्यों होंगे? एज देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। यहां पर क्या होगा कि मेंस्ट्रुएशन जो है वो एब्सेंट होता है अप टू 6 मंथ आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के 6 महीने बाद तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और इसी वजह से वहां पर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर कोइटस होता है अगर, तो कॉपुलेशन अगर होता है, तो वहां पर फर्टिलाइजेशन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, ठीक है। कोइटस मतलब अगर होता भी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये हो जाता है, आप लिख लेंगे। अब बात करते हैं सेकंड मेथड, बैरियर मेथड की या फिर फिजिकल मेथड की। नाम से पता चल रहा है बैरियर मेथड है। ये क्या करता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के अंदर बीच में एक बैरियर क्रिएट करने का काम करता है। साथ ही इसी को हम लोग फिजिकल मेथड बोलते हैं, यानी कि एक फिजिकल मतलब कोई ना कोई एक फिजिकल डिवाइस होगी जो कि क्या करता है कि एक्चुअल में जो बैरियर क्रिएट करने का काम करता है इन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में पहला आता है कॉन्डोम। सबसे फेमस जो है पूरे दुनिया में, और सबसे ज़्यादा ये फेमस इस वजह से भी होता है, क्योंकि फेमस इस वजह से भी है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहली बात कि ये चीप होता है, सस्ता होगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग कॉन्डम की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि ये कॉन्डम क्या होता है और कैसे ये काम करता है, किन किन चीज़ों का बना हुआ होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो सबसे पहली बात कि ये बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ लैटेक्स एंड रबर। लैटेक्स का या फिर रबर का बना हुआ हो सकता है, तो लैटेक्स का होता है या फिर रबर का। इट इज यूज्ड टू कवर द पेनिस एंड वजाइना इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। यानी कि ये मेल के लिए भी आता है, मेल भी यूज करते हैं, और फीमेल बॉडी के अंदर में भी, मतलब फीमेल कॉन्डम भी आते हैं, तो जो कि फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है। तो मेल का कॉन्डम जो होगा, मेल कॉन्डम जो होता है वो क्या करते जाता है कि पेनिस के ऊपर में वॉर्न किया जाता है। पेनिस जो होता है, पेनिस के ऊपर में एक कवरिंग चढ़ा दी जाती है लैटेक्स की या फिर एक रबर की कवरिंग होती है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से पेनिस को कवर कर देते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि जो स्पर्म सेल होगा, जो सीमेन होगा, वो इजैकुलेट अगर होना भी चाहे तो वो फिर तो सीमेन अगर इजैकुलेट होना भी चाहे तो वो उस कॉन्डम के अंदर में ही मतलब रह जाएगा, वो कॉन्डम से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसकी वजह से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचेगा नहीं, और जब वो पहुंचेगा नहीं तो वहां पर फर्टिलाइजेशन भी वो नहीं कर पाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि या तो पेनिस के ऊपर में वॉर्न किया जाता है या फिर वजाइना के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं। वजाइना के अंदर में भी इंसर्ट कर देते हैं, तो सेम तरीके से वो काम करता है कि वजाइना के अंदर में एक कवरिंग बना देता है, ताकि पेनिस जब अंदर जाएगा भी, तो अगर वो सीमेन इजैकुलेट भी कर देता है तो वो क्या करता है कि बैरियर की तरह काम करता है, और सीमेन जो है एक पार्टिकुलर जगह से, मतलब सर्विक्स से आगे नहीं बढ़ पाता है। वजाइना के अंदर में तो सीमेन जाएगा, लेकिन सर्विक्स के पास वहां पर क्या करता है कि कॉन्डम लगा देते हैं, बैरियर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं पहुंच पाता है। तो एक ये तरीका हो जाता है। इसके बाद ये सेल्फ इंसर्टेड होते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये ही होता है इसका कि ये आसानी से सेल्फ इंसर्टेड होंगे, और साथ ही साथ डिस्पोजेबल होते हैं, ठीक है। एक बार आप इसे यूज करें और उसके बाद आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक तरीके का एडवांटेज है, हम लोग एडवांटेज में भी इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ इसका फायदा ये है कि इट प्रिवेंट STD,
जितने भी एसटीडीज होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज या एसटीआई बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस एंड एड्स, तो एड्स और एसटीडीज से भी ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बचाने का काम करता है हमको। तो ये हो जाते हैं कॉन्डम के बारे में कुछ बातें, ठीक है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल देखें क्या होगा, तो सबसे पहली बात कि हाँ इसके एडवांटेजेस पहले देख लेते हैं। तो चीप होता है ये, ठीक है, काफ़ी इजीली अवेलेबल होता है। जो हमने देखा था ना कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कैसा होना चाहिए, तो ठीक उसी तरीके का इसके अंदर में वो सारी खूबियां होती हैं। तो इसी वजह से जो कॉन्डम है वो काफ़ी ज़्यादा बिकता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बिकता है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चीप है, इजीली अवेलेबल है, हर जगह पे आपको मिल जाएगा, पान की दुकान से लेके और आपके मेडिकल शॉप से लेके जनरल स्टोर से लेके हर जगह पे ये आसानी से अवेलेबल होता है। तो इजीली अवेलेबल है, चीप होता है, ईजी टू यूज़ है, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ कहने का मतलब क्या कि यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, यूज़र फ्रेंडली है, यानी कि खुद से भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, यहाँ किसी को मेडिकल एक्सपर्ट को बुला के और फिर इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर इजी टू यूज़ होता है, हम लोग खुद से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इजीली अवेलेबल होता है, चीप होता है और इफेक्टिव भी होता है। इफेक्टिव भी होता है यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सेक्सुअल मतलब ये 70 to 80% टाइम जो है ये इफेक्टिव होता है, काम करता है। ऐसा नहीं है कि कॉन्डम फेल नहीं होते, ये भी फेल होते हैं, लेकिन इफेक्टिव काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर इसको डिस्पोजेबल, वही बताया कि आपको डिस्पोजेबल भी होगा, आसानी से हम इसे डिस्पोज भी कर सकते हैं, तो ये भी इसका एक एडवांटेजेस हो जाता है। सेल्फ इंसर्टेड होता है, सेल्फ इंसर्टेड मैंने आपको बता दिया कि यूज़र फ्रेंडली होगा। सेल्फ इंसर्टेड भी हम लोग यहाँ पर चाहें तो लिख सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेड होगा, सेल्फ इंसर्टेबल हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, सेल्फ इंसर्टेबल, ठीक है। और ये क्या करता है कि साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस ये भी हो जाते हैं कि ये सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और साथ ही साथ एड्स वगैरह से भी प्रिवेंट करता है। तो लोगों को लगता है कि चलो कम से कम भले ही जिसको अगर डिजीज वगैरह से भी प्रोटेक्ट करना होता है तो वो भी यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि मतलब कॉन्डम का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होता है। कॉन्डम जो होते हैं पहले आपको बताया कि मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, लेकिन मेल कॉन्डम जो है वो ज़्यादा फेमस है एज कंपेयर टू फीमेल कॉन्डम। काफ़ी सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं, लेकिन फीमेल कॉन्डम आते हैं, यूज़ काफ़ी कम होता है, ठीक है। उसकी जगह पे वहाँ पर फीमेल बॉडी के अंदर में डायफ्राम यूज़ होता है, वॉल्ट यूज़ होता है, ठीक है, सर्वाइकल कैप का यूज़ किया जाता है। तो इसी के जैसे हैं, वो सभी फिजिकल मेथड में ही है। ये पहला है हमारा कॉन्डम, सेकंड की अभी बात करेंगे उसी चीज़ों के बारे में, लिख लीजिएगा इसे। तो दूसरा है यहां पर डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट। आप डायफ्राम कह लो, सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्ट। तो डायफ्राम या सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्ट जो होते हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं। और यहां पर क्या किया जाता है कि जो सर्विक्स होता है, मैंने आपको पहले बताया था, यहां पर इस तरीके से जो डायग्राम होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, आप जानते हैं, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो ये है वजाइना, इधर ये नीचे वाला पोर्शन जो है ये है वजाइना, और इस वजाइना के यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है सर्विक्स। और सर्विक्स के पास ही यहाँ पर क्या कर दिया जाता है कि एक फिजिकल कोई सी भी चीज यहाँ पर रबर की एक कैप के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर लगा दिया जाता है। कई बार इसको डायफ्राम भी कहते हैं। मतलब इन तीनों का स्ट्रक्चर हालांकि अलग अलग होते हैं, लेकिन मोर और लेस ये एक जैसे ही होंगे, ठीक है। तो डायफ्राम हम लोग बोलते हैं, या फिर सर्वाइकल कैप सर्विक्स के पास लगता है, तो इस वजह से सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्ट कहते हैं, ठीक है। एक ही चीज नहीं है यहाँ पर, ये अलग अलग है, लेकिन काम एक ही जैसा होता है, एक ही चीज एक ही जैसे नजर आते हैं। मोर और लेस थोड़ा बहुत ही डिफरेंस इनके अंदर में होता है, वॉल्ट वगैरह और सभी चीजों के अंदर में। तो आप चाहे तो एक ही मान सकते हो, ठीक है। इसी वजह से बैरियर मेथड और सभी के सभी फीमेल के लिए ही सिर्फ आते हैं, रबर के ही बने हुए होते हैं, मतलब इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, इन तीनों लगभग एक ही हैं। तो फीमेल के लिए यूज होते हैं, ठीक है, और रबर के बने हुए होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, कॉन्डम के जैसे ही ये रीयूजेबल हैं। ये भी क्या करते हैं कि ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स। सर्विक्स के थ्रू स्पर्म जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता है, तो उसकी एंट्री को भी ये ब्लॉक करने का काम करते हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा यूज किया जाता है कि सिर्फ इसी को यूज नहीं करते हैं, इसी के साथ साथ यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स का भी यूज किया जाता है। तो केमिकल जो होते हैं, क्रीम हो गए, जेलीज हो गए, फोम हो गए, तो सर्वाइकल कैप का भी यूज करती हैं फीमेल्स। और इसी के साथ साथ कुछ और भी चीजें यहाँ पर वजाइना के अंदर में, वजाइनल वॉल के अंदर में यहाँ पर कुछ क्रीम लगा ली जाती है, जेली लगा लेते हैं, या फिर फोम वगैरह के फॉर्म में आता है, टैबलेट्स भी आते हैं। तो वजाइना के अंदर में रखने वाले की वजाइना के अंदर में अगर टैबलेट रख देते हैं तो वो क्या करता है कि कुछ केमिकल सीक्रेट करता रहता है, और जिसकी वजह से वो क्या होगा कि स्पर्म की मोटिलिटी वगैरह को कम कर देता है। तो मतलब थोड़ा इफेक्टिव जो होते हैं वो थोड़ी बढ़ जाती है, इफेक्टिविटी जो होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रासेप्शन के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स आर ऑल्सो यूज्ड अलोंगसाइड द बैरियर्स। बैरियर्स के साथ साथ उनका भी यूज किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये चीजें हो जाती हैं।
सेकेंड जो मेथड जो था बैरियर मेथड के बारे में, आप इसे भी नोट डाउन करेंगे। थर्ड बात करते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में। इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस आईयूडीज कहते हैं, नाम से पता चल रहा है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये ऐसे डिवाइसेस होंगे जिसको यूट्रस में इंप्लांट किया जाता है, यूट्रस के अंदर में हम लोग मतलब इस डिवाइस को यूज करते हैं, तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है फीमेल के लिए, ठीक है, तो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है ये। कॉन्डम जो होता है वो मेल के अंदर में ऐसा यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड फीमेल के अंदर में अगर देखा जाए तो यही होता है, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड। और इसी को आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव भी बोलते हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इस वजह से क्योंकि फीमेल के लिए ये जो हैं ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाते हैं, ठीक है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स। तो हाँ, बात ये हो रही है कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इस वजह से क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर में देखी थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस होता है वो कैसा होना चाहिए, तो उन सभी चीजों के ऊपर में ये भी खरा उतरता है फीमेल के लिए। मेल बॉडी की अगर हम लोग बात कर रहे हो, मेल के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हो तो मेल के अंदर में ये कॉन्डम जो होता है वो ये काम करता है, जबकि फीमेल बॉडी के फीमेल के लिए यही काम जो होता है वो इंट्रायूटेराइन डिवाइस का होता है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होता है ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है और इसको इंसर्ट किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है, इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स, ठीक है, नर्सेज या मेडिकल प्रोफेशनल जो होते हैं सिर्फ उनके द्वारा ये इंसर्ट किया जाता है। ये इजी टू यूज नहीं है हालांकि, ठीक है, आप आसानी से यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर इसका फायदे जो होते हैं ये काफी ज्यादा होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। मतलब एक बार अगर आपने आईयूडी जो होता है अगर आपने फीमेल बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर दिया तो आपको इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि ये यूट्रस में पड़ा हुआ रहता है 2 3 4 5 साल 6 सालों तक, ठीक है। तो जैसे किसी ने एक बच्चा कर लिया, अब उन कपल्स को अब बच्चा नहीं चाहिए 3 साल तक, ठीक है, तो अब 3 साल तक आप कॉन्डम यूज करें या फिर बाकी यूज करें, कभी यूज करना भूल भी जाते हैं लोग, तो वहां पर खतरा ज्यादा रहता है, प्रेगनेंसी के खतरे रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या कर लिया जाता है कि यहां पर आईयूडी का यूज कर लेते हैं। फीमेल जो बॉडी होगी उसके यूट्रस के अंदर में एक ये डिवाइस रख देते हैं। क्या होगा अभी आगे हम लोग इसकी बात करेंगे कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर लेते हैं और फिर 5-6 सालों तक आप लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते रहें, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जब फिर से कंसीव करना होता है तो इस डिवाइस को निकाल देते हैं, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, बच्चे हो जाते हैं फिर से आसानी से, तो कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इसी वजह से ये आसानी, मतलब एक ही बार इसको लगाना पड़ता है और उसके बाद आसानी से आप इसे हमेशा के लिए एक तरीके से ये परमानेंट ही सॉल्यूशन होता है, ठीक है, ये हो जाता है जी। ये 3 तरीके के होंगे, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं ए नॉन मेडिकेटेड होते हैं। हाँ, कहां पर यूज करेंगे, तो जैसे कि आपको बताया, ठीक है, आप इधर में ऐसे समझ लेना, तो यहां पर ये जैसे कि यूट्रस वाला पोर्शन है, तो यहां पर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉपर टी वगैरह के बारे में, तो कॉपर टी जो होगा वो इस तरीके से कॉपर की रॉड होती है, कॉपर का बना हुआ, और इसके ऊपर में से एक ऐसे धागा निकला हुआ रहता है बाहर की साइड में। तो इस तरीके से ये यहाँ पर प्रेजेंट रहता है और यहीं पर पड़ा ये क्या करता है कि कॉपर आयन रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी को वो सप्रेस कर देता है। खैर आगे हम लोग कॉपर रिलीजिंग आईयूडी के बारे में बात करेंगे, लेकिन होता यह है कि सारे के सारे आईयूडी जो होते हैं वो यहीं पर रखे हुए होते हैं, ये इस यूट्रस के अंदर में रख दिए गए होते हैं, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग होते हैं। जैसे नॉन मेडिकेटेड होता है, ये कोई भी ना तो केमिकल रिलीज करता है ना ही हार्मोन रिलीज करता है। एग्जांपल की सभी की बात करते चलेंगे हम लोग, इसका होगा एग्जांपल लिप्स लूप। और ये क्या करता है, तो इसका काम होता है फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। ये यहां पर पड़ा हुआ रहेगा और ये क्या काम करेगा कि जो भी सीमेन यहां पर इजैकुलेट होगा और जो भी स्पर्म यहां पर आएंगे, तो ये लिप्स लूप क्या करता है कि ये उन स्पर्म सेल्स को किल करने का काम करता है, उसको मार देता है। फैगोसाइटोसिस यानी कि उसको मार के खा जाता है, फैगोसाइटोसिस इसको बोलते हैं। फैगोसाइटोसिस आप जानते होंगे। तो लिप्स लूप इस तरीके से काम करता है। यानी कि ये जो आईयूडीज हैं ये अलग अलग टाइप के होंगे, जिसमें हम लोग पहले बात करें नॉन मेडिकेटेड आईयूडी की। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी के एग्जाम्पल में आता है लिप्स लूप, और जितने भी नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होंगे, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है कि ये क्या करता है कि स्पर्म सेल को फैगोसाइट कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे। फिर बात करते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो होंगे इसके कुछ एग्जांपल हो जाएंगे, कॉपर 7Cu7,
कॉपर टी, मल्टीलोड 375, ठीक है। ये आप एग्जाम्पल, आपको ऐसा नहीं है कि ये एग्जैक्ट यही याद करने हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अंदर में कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये और चूंकि फेमस भी हैं तो कॉपर टी, कॉपर 7, ठीक है, और मल्टीलोड 375 इस तरीके से आपको यूज करना होता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले कि इसके अलावा मार्केट में ये क्या है, ये प्रोडक्ट के नाम है, ठीक है। तो आप बहुत सारे होते हैं, तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो। जैसे कि कॉन्डम वाले एग्जाम्पल वाले के अंदर में, एनसीईआरटी के अंदर में आपको एग्जाम्पल दे रखा है निरोध। निरोध जो है वो कॉन्डम का एक एग्जाम्पल हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम के अंदर में निरोध ही लिखना है, आप बहुत सारा और भी जितने भी कॉन्डम के ब्रांड है आप अगर जानते होंगे तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप के आते हैं। तो कॉपर रिलीजिंग आईओडीज क्या होंगे कि Cu7, CuT, कॉपर Cu7 इसको बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं, एंड मल्टीलोड 375। तो ये सब प्रोडक्ट के नाम है, अलग अलग नाम से आते हैं, इनके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं होता है, ठीक है। मतलब लॉजिक है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाँ सिर्फ कि इसके पीछे के सर क्या कारण है, वो कंपनी वाले अपना अपना नाम रखते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये क्या है कि कॉपर की रॉड है, आपको बताया कि ये कॉपर की रॉड होगी, उसके ऊपर में धागा निकला हुआ रहेगा। ये मेडिकल प्रोफेशनल एक बार यहाँ पर रख देते हैं, और ये क्या करते हैं कि रिलीज कॉपर आयंस, ठीक है। ये क्या करते हैं कि कॉपर आयन रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से सप्रेस करते हैं स्पर्म मोटिलिटी को भी, सप्रेसेस दी स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी बाय रिलीजिंग कॉपर आयंस, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होते हैं कि कॉपर आयन रिलीज करते रहते हैं, और कॉपर आयन मतलब यहां पर पड़े ये कॉपर के रॉड होते हैं, तो कॉपर आयन रिलीज करते रहते हैं। और जब ये कॉपर आयन रिलीज करते रहेंगे तो कॉपर आयन के रिलीज करने की वजह से ये हो जाता है कि इसके अंदर में यहां पर जो भी म्यूकस थोड़ा बहुत भी बनता है, तो कॉपर आयन की वजह से म्यूकस काफी ज्यादा बनने लग जाता है। म्यूकस जब जितना ज्यादा बनेगा तो अंदर में वो म्यूकस जो होता है वो काफी ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। कॉपर आयन Cu+2 की वजह से ये क्या होता है कि काफी थिक विस्कस म्यूकस का यहां पर फॉर्मेशन होने लग जाता है। और अगर काफी गाढ़ा मोटा अगर मतलब काफी विस्कस अगर म्यूकस यहां पर बनने लग जाएगा, तो स्पर्म जो है वो उसके अंदर से वो मूव नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर गाढ़ा म्यूकस हो तो उस म्यूकस से स्पर्म जो है वो आसानी से अंदर उसको मूव नहीं कर पाएगा, वहां से आगे नहीं जा पाएगा। तो इसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजिंग एबिलिटी भी कम हो जाती है, और साथ ही साथ स्पर्म मोटिलिटी भी कम हो जाती है। और अगर ऐसा होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो स्पर्म सेल यहां तक तो आएंगे, लेकिन कॉपर यहां पर कॉपर आयन इतना ज्यादा हो जाता है कि कॉपर आयन की वजह से म्यूकस काफी गाढ़ा यहां पर म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो जिसकी वजह से वो स्पर्म जो है उसको पेनिट्रेट करके आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये हो जाता है यहां पर दूसरा मेथड कॉपर रिलीजिंग आईओडी का। आप इसे भी नोट डाउन कर लेंगे। अब बात करते हैं यहां पर थर्ड टाइप की, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी, यानी कि ये ऐसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होंगे जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं अलग अलग टाइप के। और यहां पर ये अलग अलग टाइप के कॉम्बिनेशन में अगर हार्मोन रिलीज करेंगे तो ये क्या करते हैं कि इस तरीके से यूट्रस के अंदर में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि वहां पर इंप्लांटेशन हो ही नहीं, ठीक है। तो हमें तो क्या करना है कि कैसे भी करके प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। तो या तो आप फर्टिलाइजेशन अवॉइड कर दो, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गया तो आप यूट्रस को ही ऐसा बना दो कि वो इंप्लांटेशन हो ही नहीं। जब इंप्लांटेशन ही नहीं होगा तो अगर जाइगोट बन भी गया तो वो अपने आप ही क्या हो जाएगा कि खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो मार्केट में ये सब जो एग्जाम्पल है ना, ये कोई प्रोडक्ट के नाम है, ये मार्केट में के नाम है, ये कोई केमिकल का नेम नहीं है कि हाँ क्या कुछ चीजें हैं। आप इसके अलावा और भी, जैसे आपको बताया कि और भी कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो मार्केट में ये प्रोडक्ट जो होते हैं अलग अलग कंपनी के वो आते हैं। LNG-20 हो गया, प्रोजेस्टा सर्ट हो गया, इस तरीके से ये सारे हो जाते हैं। क्या करते हैं ये, इट मेक्स द यूट्रस अनसुटेबल। ये क्या करते हैं कि यूट्रस को ही अनसुटेबल बना देते हैं फॉर इंप्लांटेशन। मतलब अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाए तो इंप्लांटेशन होगा ही नहीं। तो इंप्लांटेशन के लिए ये क्या करते हैं कि यूट्रस को अनसुटेबल बना देते हैं। एंड सर्विक्स को कैसा बना देते हैं, होस्टाइल टू स्पर्म्स। होस्टाइल का मतलब वो सर्विक्स जो होंगे वो स्पर्म के लिए होस्टाइल होंगे, यानी कि स्पर्म को किल करने वाले होंगे, स्पर्म को मारने वाले होंगे। तो इस तरीके से यहां पर क्या हो जाता है कि हार्मोन रिलीजिंग आईओडी जो है वो यूट्रस के अंदर में कुछ चेंजेस करके रखते हैं, ताकि अगर स्पर्म आया भी तो या तो सर्विक्स उसे पहले ही किल कर देगा, या फिर अगर वो नहीं भी किल कर पाया तो अगर फर्टिलाइजेशन और हो भी गया, अगर हम लोग मान लेते हैं, तो जो यूट्रस होगा उसके अंदर में इंप्लांटेशन होगा ही नहीं। बात आ गई होगी आपको समझ में। ये हो जाता है हमारा पहला वीडियो खत्म। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, चैप्टर 4। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, आपको पता चल गया होगा, आपको काफी छोटा सा चैप्टर है ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ये हमने यहाँ पर 3 मेथड की बात करी है, ठीक है। आईओडी के बारे में हमने बात करी, यहाँ पर हमने फिजिकल या बैरियर के बारे में, बैरियर मेथड या फिजिकल मेथड के बारे में बात करी, और हमने नेचुरल मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बात करी। बाकी के जो 3 बच गए हैं वो हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो के अंदर में। थैंक यू।